मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है आरएसएस और कांग्रेस। मैं इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले पुनः व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वे सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़े। दूसरा यह है कि जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है, यदि उनको पसंद आ रहा है मेरा एफर्ट, तो वो अपने संपर्कों में भी इसे शेयर करें लिंक को, ताकि अन्य लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। आज का जो विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस, इसको चुनने के पीछे दो बात थी। अभी आरएसएस की स्थापना का 100वां वर्ष पूरा हो गया। अपने आप में बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि कोई भी संगठन और जो है 100 साल की आयु प्राप्त करे, 100 साल की आयु प्राप्त कई संगठन अभी भी भारत में मौजूद हैं, किंतु ये वह संगठन है जिसने निरंतर विस्तार किया है, जिसका विस्तार हुआ है और आगे बढ़ा है। अप एंड डाउन सभी संगठनों के इतिहास में आते हैं, किंतु आरएसएस की एक बहुत मॉडेस्ट छोटी सी शुरुआत हुई और आज एक उसने विशाल रूप धारण कर लिया और आज वो इस स्थिति में है कि भारत की जो क्या स्वरूप हो भविष्य का, उसके निर्धारण करने की स्थिति में पहुंच गया है। जब ये स्थापना का 100वां साल हुआ, क्योंकि बाई चांस एक बात ये हुई कि 2 अक्टूबर को दशहरा भी था और 2 अक्टूबर को आरएसएस का स्थापना दिवस भी था और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी थी। ये 3 अवसर एक साथ हो गए और इसी अवसर पर भारत सरकार ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर एक चांदी का सिक्का जारी किया और उसको लेकर के या आरएसएस का जो भी 100वां साल हुआ, उसमें 2 तरह के मत सोशल मीडिया पर खासतौर पर और पेपर्स में भी कहीं कहीं नजर आए। एक उन लोगों का था जो आरएसएस के पक्षधर थे, एक वो थे जो आरएसएस के विरोधी थे। ये दोनों मत सामने आए। मैं कोई अभी ऐसा अपना जजमेंट नहीं दे रहा, किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई भी संगठन हो, जैसे आरएसएस को यदि हम लें तो जो संगठन सरकार के साथ, सरकार किसी की भी हो, अगर उसके साथ कन्फ्रंटेशन में आएगा तो उस संगठन की प्रगति में बाधाएं अधिक उत्पन्न होंगी और यदि कन्फ्रंटेशन में नहीं आता है तो निश्चित तौर पर उसे अधिक स्कोप मिलेगा अपने आप को फ्लोरिश करने का। तो जैसा मैंने बात अपनी शुरू की कि 27 सितंबर 1925 को, ये अंग्रेजी तारीख है, किंतु ये संवत 1982 ये संवत रहा और ये जो है दशहरे के दिन इसकी स्थापना हुई और उसी को आरएसएस के लोग मानते हैं। लेकिन जब ये चलने लगा तो आरएसएस के अगेंस्ट भी, क्योंकि गांधी के जयंती का दिन भी था, तो उसको लेकर के काफी वाद विवाद हुए और ये बात आज तक भी चली आती है, क्योंकि मैंने भी चेक तो किया है, मुझे बहुत पुष्ट सामग्री तो नहीं मिली, किंतु आरएसएस पंजीकृत है अथवा नहीं, लेकिन लंबे समय तक ये पंजीकृत तो नहीं था। पंजीकृत होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब उसे समाज की मान्यता मिल रही है, सरकार की भी मान्यता मिल रही है और साथ ही साथ उसने केवल एक जो संगठन चला था, केवल शाखा लगा करके अपने विचारों के प्रचार प्रसार का, उसकी जगह हम देखें आज जिसे हम संघ परिवार कहते हैं, उसमें 25-30 संगठन उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति का, अनुशासन का या हेल्थ का, और दुनिया भर के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अब तो उनके पास हैं शिक्षा के नाम पे। तो उन सब में क्या है कि जो संस्थाएं शिक्षण संस्थाओं को रन करती होंगी तो निश्चित तौर पर उनकी सोसाइटी, उनका जो भी कमेटी होगी वो रजिस्टर्ड होगी या ट्रस्ट होगा वो रजिस्टर्ड होगा ही। तो इसलिए अन्य संगठन तो रजिस्टर्ड ही है, तो ये बात कहकर किसी को खारिज करना कि रजिस्टर्ड है या नहीं, ये इतना अहम मुद्दा अब नहीं रह गया। दूसरा सवाल ये जो सवाल उठा रहे थे लोग, यदि अभी कोई विरोधी सरकार होती, विरोधी दल की, तो वो सिक्का जारी नहीं करती, ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जब सत्ता उनकी है तो वो क्यों नहीं जारी करेंगे, और वे आदर्श मानते हैं उनको, आप भले कुछ भी माने,
तो आदर्श मानेंगे तो आप आदर्शों को और आगे बढ़ाने की, उसको जितना ज़्यादा प्रोत्साहित कर सको वो कोशिश करेंगे। तो जो प्रारंभिक तौर पर जब ये आरएसएस की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य एक ही था, हिंदू समुदाय को संगठित कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना। मतलब जो एक तरह से सेंट्रल गोल जो है वो था, हिंदू को संगठित किया जाए और फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए। उसके बाद अखंड भारत या दूसरी चीजें बाद की हैं, ये बेसिक चीज आई। और जो एक संबंध कांग्रेस के साथ जोड़ने की बात कई बार करते हैं, क्यों कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस कांग्रेस में से निकला है। ऐसा नहीं है, आरएसएस को आप हिंदू महासभा से निकला हुआ फिर भी कह सकते हैं, किंतु कांग्रेस को इस आधार पर कहते हैं कि जो इसके संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार, वे जो संस्थापक हैं वो खुद कांग्रेस में थे और असहयोग आंदोलन में 1920 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1920 में ही नागपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में अब इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था, तो उस समय वो मजबूती से जुड़े हुए थे। वे राष्ट्रीय स्तर के नेता तो नहीं थे, किंतु प्रदेश स्तर के, जिसको विदर्भ प्रांत कहते थे, वैसे तो सेंट्रल इंडिया एंड बरार करके प्रोविंस का नाम था। बॉम्बे अलग था, जिसमें महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा बॉम्बे के साथ और गुजरात जुड़ा हुआ था। इधर जो है महाराष्ट्र का जो हिंदी भाषी काफी इलाका, हिंदी और मराठी दोनों चलता है, और बरार वो इलाका है जो हैदराबाद के निजाम से अंग्रेजों को 1903 में मिला। तो वैसे तो सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना 1861 या 51 में हो गई थी, किंतु 1903 में जब ये प्रदेश और जुड़ गए तो इसका नाम हो गया सेंट्रल इंडिया एंड बरार। इसकी राजधानी थी नागपुर। तो विदर्भ क्षेत्र जो है, क्योंकि हेडगेवार जो है ये थे भी पैदाइशी ही नागपुर के थे और उधर के ये नेता थे। तो वो जो असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उसके साथ जब खिलाफत आंदोलन जुड़ा तो उससे ये असंतुष्ट थे। और उस खिलाफत में क्या था कि जो पैन इस्लामिक मूवमेंट की बात उसमें जुड़ी हुई थी, उससे इनको बड़ी अनिच्छा हुई। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद अपने आप को कांग्रेस की गतिविधियों से अलग कर लिया और 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। प्रारंभिक तौर पर ये बात यही तय किया गया कि हिंदू समुदाय को इकट्ठा करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस के साथ इसकी तुलना कैसे की जाए, क्योंकि कांग्रेस जहां एक ब्रॉड उनका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश दासता से देश को मुक्त करा करके और उसके बाद यहाँ के जो जितने भी नागरिक हैं, राष्ट्र के लोग हैं, और इस राष्ट्र का समग्र विकास किया जाए, जहाँ जाति धर्म ऊंच नीच गरीब अमीर का भेद खत्म हो। तो वो और आरएसएस का ऑब्जेक्ट था कि हमें हिंदुओं की एकता कायम करके हिंदू राष्ट्र कायम करना है। तो दोनों संगठनों के उद्देश्यों में भारी गैप है। दूसरा क्या है, कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई। उसके बाद कांग्रेस लगातार अनेक उतार चढ़ाव भी रहे, कई फैसेट्स उसके सामने आए, कई चेहरे सामने आए, कभी उग्रवादी रूप आया तो कभी सामान्य रूप भी आया, गरम दल नरम दल भी आए, उनके बीच भी संघर्ष रहा। साथ ही साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। अब उनके साथ किस तरह तालमेल बिठाया या उनके अगेंस्ट किया, ये सारे वृत्तांत हम उसमें जानते हैं। किंतु उसका एक लंबा इतिहास और वो समग्रता को लेकर चले। उन्होंने हिंदू राष्ट्र या उसके एक अलग उसकी कल्पना नहीं की, उन्होंने एक समग्र राष्ट्र की कल्पना की। खैर वो आगे बात बढ़ती है। और खासतौर पर जो सावधानी बरतने की बात की गई इसकी आरएसएस की स्थापना के साथ दो बात थी। एक तो कि साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का विरोध आरएसएस ने प्रारंभ से किया। उनका ये व्यवस्थाएं भारतीय संस्कृति और यहाँ के इतिहास के अनुकूल नहीं है, इसलिए क्योंकि समाजवादी व्यवस्था आ चुकी थी, 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद उसका बोलबाला सब जगह था, इंडिया में उसकी आवाज थी। तो ऐसी स्थिति में साम्यवादी और समाजवाद को एकदम बैन करने की बात और समाजवाद के स्थान पर हिंदूवाद उनका प्रमुख नारा रहा। साथ ही साथ ये भी रहा कि जो विधर्मी है, जो उन्होंने कहा शुरू में कि वो राष्ट्र के लिए खतरा है, तो ये सब बातें प्रारंभिक तौर पर सामने आई। इसके बाद जो विस्तार दिया वैचारिक, वो विस्तार दिया था जो दूसरे सरसंघ चालक थे माधव सदाशिवराव गोलवलकर साहब। तो गोलवलकर साहब ने बंच ऑफ थॉट करके उनका एक जो है उनके भाषणों का
उनके लेखों का संग्रह है, उसमें विचारधारा प्रारंभिक तौर पर सामने आती है। इसके अलावा और कोई खास नहीं आया। खैर ये इसमें हम आगे ज़्यादा इसमें विवाद नहीं, हम तो सीधा ही बात करना चाहते हैं कि हमने कांग्रेस को क्यों चुना। तो आप ये देखिए 1934 तक कांग्रेस का मंच सभी संगठन वालों के लिए, सभी धर्म वालों के लिए, सबके लिए खुला हुआ था। और कांग्रेस अपने आप में एक कॉन्फ्रेंस थी। इट वॉज ए कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है पहली बार कांग्रेस ने, तो जब सांप्रदायिकता बढ़ रही थी और पृथकतावाद की ओर रुझान हो रहा था, तो 1934 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव के द्वारा आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सदस्यता पर रोक लगा दी। मतलब जो लोग आरएसएस के होंगे या हिंदू महासभा के सदस्य होंगे या मुस्लिम लीग के होंगे, वे कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। तो दोहरी जो सदस्यता का मामला है उसको उन्होंने वहीं चेक कर दिया, क्योंकि हमारे सिद्धांत सांप्रदायिकता के हम लोग खिलाफ हैं। इसलिए 1934 में कांग्रेस का प्रस्ताव आज भी ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद जब पहली बार आरएसएस पर 3 बार जो है प्रतिबंध लगा। पहला जो प्रतिबंध लगा वो तो 3-4 बार लगा। सबसे पहले प्रतिबंध केवल पंजाब प्रांत में, वहाँ ये यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी और एक मलिक खिजर हयात तिवाना वहाँ के प्रीमियर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर कहते थे। उन्होंने मुस्लिम नेशनल गार्ड और आरएसएस पर 24 जनवरी 1947 को रोक लगा दी थी, सांप्रदायिकता के बढ़ते के मद्देनजर, और उस बैन को 4 दिन बाद ही खत्म कर दिया। इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद फिर जो है आरएसएस पर 4 फरवरी 1948 को रोक लगी। उसमें आरएसएस के जो संघ चालक हैं गोलवलकर साहब, वे भी गिरफ्तार हुए और गांधी जी की हत्या के संदेह में भारी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। और ये जो बैन लगा है 8 फरवरी 1948 को, इसे 11 जुलाई 1949 को सशर्त इसे प्रतिबंध समाप्त कर दी सशर्त। उसमें आरएसएस ने आश्वासन दिया कि भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति वे आस्था रखेंगे, जबकि निर्माणाधीन है अभी तो संविधान। हिंसा नहीं करने, राजनीति से दूर रहने की बात कही और जनवादी जो संविधान होगा उस संविधान को हम मानेंगे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसके हाइलाइट्स आए, तो उस समय 30 नवंबर 1949 को ही आरएसएस के एक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संविधान के खिलाफ जो है लिखा गया और उसे अस्वीकार करने की बात की। दूसरी बात, जो गोलवलकर साहब हैं, उन्होंने तिरंगे को अशुभ बताया, इसे भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल बताया। लेकिन हुआ क्या कि जो वादे पटेल के साथ किए गए थे कि राजनीति में वे भाग नहीं लेंगे, वे भारत के संविधान को मानेंगे, भारत के ध्वज को मानेंगे, ये सब उन्होंने नहीं माना। और जो ये जो वायदा था इसके टूट जाने से जो है कांग्रेस के साथ इनके संबंध खराब होने लगे। और इतना ही नहीं, एक तरफ राजनीति से दूर होने की बात की, किंतु 1951 में ही आरएसएस ने जनसंघ की स्थापना की और ये जनसंघ जो है 1977 तक चलता रहा। और आरएसएस और जनसंघ दोनों एक दूसरे के पूरक रहे, क्योंकि जो विचारक थे वे आरएसएस में थे और जो विचार वहां परिपक्व रूप में तैयार होता उसे अमली जामा पहनाने का काम, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम पॉलिटिकल विंग जनसंघ के पास था। किंतु 1977 में परिस्थितियां ऐसी बनी कि जनता पार्टी का निर्माण हुआ और उसमें इन सभी घटकों के जो है, और भी इसमें कांग्रेस संगठन को कहते थे, संगठन कांग्रेस भी आई, समाजवादी आए, भारतीय क्रांति दल वाले आए और भी कई संगठन वो इसके साथ जुड़ गए, तो जाकर के एक संगठन बना जनता पार्टी। ये एक में बीच में बात की, लेकिन जो आरएसएस के संदर्भ में बात कर रहा था
कि जो नेहरू जो थे वे आरएसएस के प्रति थोड़े नरम थे। उसके दो कारण थे। पहला तो था कि वे अल्ट्रा डेमोक्रेसी की बात सोचते थे कि सभी संगठनों को फलने फूलने, अपनी विचारधारा रखने, अपने विचार रखने का अधिकार है। तो उसके तहत वे नहीं चाहते थे कि आरएसएस पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगे। इसलिए उन्हीं की सहमति से पटेल ने 1949 में प्रतिबंध खत्म कर दिया। और उसके बाद ठीक से चल रहा था, लेकिन 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो उस समय खास तौर पर आरएसएस और जमात इस्लामी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उसमें जो सरसंघ चालक बाला साहब देवरस थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस की मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने ये जरूर लिख करके पत्र लिखे और उन पत्रों में ये कहा उन्होंने कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में हम सहयोग देंगे, आप बशर्ते कि आप आरएसएस से प्रतिबंध हटा दें और आरएसएस के जो लोग गिरफ्तार किए उनको मुक्त कर दें। आपातकाल का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया, किंतु इंदिरा गांधी ने उनके इन पत्रों पर, इन बातों पर कोई विचार नहीं किया। तो इससे कांग्रेस और आरएसएस के बीच में थोड़ा कटुता बढ़ी। इसके बाद जो है बाद में एक तीसरा प्रतिबंध, ये प्रतिबंध दूसरी बार लगा आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद एक तो कायदे से तो 1948 में लगा और उसके बाद जो है ये 1975 में लगा। अब इसकी बात तो हम अलग से करेंगे। अब जो सिलसिला आगे बढ़ता है वो ये है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उसके पहले पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन अपने चरम पर था, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए उस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसे दबाने के प्रयास किए ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन इसमें आरएसएस की अपनी भूमिका थी, क्योंकि आरएसएस जो है कि 80 के में तो बीजेपी बनी। जो मैं अभी कहना चाह रहा हूं कि 1980 में जनता पार्टी टूट गई। उसके टूटने का कारण तो कई रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो घटक शामिल हुए थे जनता पार्टी में उनका मनोमिलन नहीं हुआ था। वे अपना अपना अलग अलग विस्तार करने की कोशिश भी कर रहे थे। किसी का ट्रेड यूनियन संगठन था, किसी के बाद को कल्चरल संगठन था, वे सब अपना कर रहे थे। और खासतौर पर सबसे ज्यादा निशाना बना इसमें बीजेपी जनसंघ गुट, क्योंकि सभी गुटों का कहना यह था कि जनसंघ के जो लोग आए हैं जनता पार्टी में वो दोहरी नागरिकता, दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती। या तो भी आरएसएस के सदस्य हो सकते हैं या वे जनता पार्टी के हो सकते हैं। इस दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेकर के पार्टी टूट गई। उस पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग प्रकरण है, उस पर कई वीडियो बनाऊंगा तो बात करेंगे। तो जनता पार्टी टूटने के बाद 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद को अपना जो है खास वो आदर्श माना और उस सिद्धांत को स्वीकार किया। इसके बाद जो हम देखते हैं, क्योंकि आरएसएस तो जो है वो लगातार पॉलिटिकली तो एक्टिव रही, किंतु वो इसी पार्टी से पहले प्रारंभ हिंदू महासभा के साथ थी, किंतु हिंदू महासभा गांधी जी की हत्या के बाद लगभग अप्रभावी हो गई। तो फिर 1951 में जनसंघ बनाई और जब ये जनता पार्टी में मिल गए तो दिक्कत होने लगी, क्योंकि जो जनसंघ की विचारक हैं उनके जो चीजें आएंगी वो कैसे इंप्लीमेंट हों, क्योंकि वहां विरोधी विचारों के लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पार्टी टूटी और उसके बाद पार्टी टूटने के बाद जो बने प्रधानमंत्री वे लंबे समय नहीं चल पाए और जल्दी ही कांग्रेस सत्ता में लौट आई। कांग्रेस सत्ता में लौटी, उसके बाद से ये जो मिलिटेंसी थी, इस मिलिटेंसी से परेशानी होने लगी और वहाँ इतना बढ़ा कि 1981 में जो पंजाब केसरी के संपादक थे लाला जगत नारायण, उनकी हत्या हो गई और 1984 में उनके भी उत्तराधिकारी रमेश नारायण जो थे उनकी हत्या हो गई। तो वो जो पार्टी थी पंजाब केसरी प्रमुख तौर पर हिंदुओं के मुद्दे उठा रहा था और आरएसएस भी हिंदुओं के मुद्दे उठा रहा था। तो उनको ये वह था कि जो खालिस्तानी आंदोलन है ये सिख सांप्रदायिक शक्तियों का आंदोलन है और इसमें हिंदू हितों को अनदेखा किया जा रहा है, हिंदू खतरे में है और इसलिए इस आंदोलन को दबाया जाए। और कांग्रेस सरकार का सोच ये था कि यह एक राष्ट्रीय
एकता के लिए संकट है, और न केवल हिंदुओं के हितों की या हिंदुओं की जो सुरक्षा है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस तरह की मिलिटेंसी को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंट्स का निशाना केवल हिंदू नहीं बने थे, उनके निशाना दूसरे समुदाय के लोग भी बने थे, और अपने ही मतलब सिख समुदाय के लोग भी उनके निशाना बने, और उनसे जिस ढंग से बलात् धन और अन्य चीजें लेते सप्लाईज वगैरह, वो भी सबको पता ही है। तो परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने उसे जो है दबाने के लिए अपना ब्लू स्टार ऑपरेशन है, ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए खासतौर पर सैनिक कार्रवाई के लिए बीजेपी का कांग्रेस को समर्थन तो नहीं था, लेकिन इस ऑपरेशन के पहले बीजेपी दबाव डाल रही थी कांग्रेस पर कि वो सैनिक कार्रवाई करे, और जो भिंडरा वाले हरमंदिर साहब और अकाल तख्त पर जो बैठ गए जाकर के स्वर्ण मंदिर में, उससे मुक्त कराया जाए स्वर्ण मंदिर को। और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सार्वजनिक प्रदर्शन और धरने भी हुए, और केंद्र सरकार को इस बात के लिए उस पर दबाव डाला गया कि इसे जल्दी से जल्दी मुक्त करवाया जाए। और तो इसका मतलब उनका एक अलग तरह का समर्थन तो था ही, लेकिन जब ये घटना हो गई, उस घटना के कुछ ही समय बाद, क्योंकि ये तो जून 84 में हो गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, सॉरी जून 84 में हो गया ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, और अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के ही दो अंगरक्षक जो सिख समुदाय से थे, सतवंत सिंह और बेंत सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद जो सिख विरोधी हिंसा फैली, उस सिख विरोधी हिंसा का आरएसएस ने समर्थन किया। नानाजी देशमुख ने एक लेख मूवमेंट्स ऑफ सोल सर्चिंग करके वितरित किया, और ये जो आरएसएस का तर्क था कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय एकता के लिए कुर्बानी दी है, और कांग्रेस ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचा सकती है। जो इन्होंने पर्चा लिखा 9 नवंबर 1984 को जो लेख वितरित किया था, उसमें सारी बातें की गई। बाद में इसी पर्चे का उपयोग बीजेपी के विरोधियों ने किया, और प्रतिपक्ष नाम के एक हिंदी पत्र में बाद में संभवतः जॉर्ज फर्नांडिस ने वो पेपर, वो जो निबंध था, वो प्रकाशित भी किया। तो इस तरह से थोड़ा आरएसएस का और कांग्रेस के थोड़ी नजदीकी आई। और उसके बाद हुआ जब 1984 में हत्या हुई इंदिरा गांधी की, और संसद के आम चुनाव होने वाले थे, राजीव गांधी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके थे। कांग्रेस प्रारंभ से ही, ऐसा नहीं है कि उसमें अंतर विरोध नहीं है, मतलब अंदर का विरोध नहीं है, उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ चुनौती से सामना हमेशा करना पड़ा, चाहे नेहरू जी का टाइम हो, चाहे इंदिरा जी का टाइम, जो भी टाइम रहे हो, हर जगह उसको सामना करना पड़ा। तो आ तो ये गए थे, दूसरा क्या है, इनकी राजनीतिक कोई ट्रेनिंग थी नहीं, एज सच ही वाज नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। तो उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कहीं वे अपना कहीं पक्ष कमजोर कर बैठे। तो उन्होंने आरएसएस के साथ वार्ता की, और आरएसएस ने आगे बढ़कर नहीं, बल्कि राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रयासों का परिणाम था कि बाला साहब देवरस के साथ राजीव गांधी की अनेक गुप्त बैठकें हुई, उनको बहुत सार्वजनिक नहीं किया गया। और बाद में आरएसएस ने तय किया, जबकि चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी का समर्थन किया। उसके दो कारण थे, एक तो आरएसएस की इमेज बिल्डअप करने का कि भाई एक संकट का काल है, उस संकट के काल में ये बिना किसी भेदभाव के कांग्रेस के साथ जुड़ गए, सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरा ये था, उनको पता था कि इतनी बड़ी ये सहानुभूति लहर है, इस सहानुभूति लहर में कांग्रेस को जीतना तो है ही, और बाकी जो दूसरे दल हैं उनकी कोई हैसियत इसमें चुनाव में हो नहीं सकेगी। तो आरएसएस ने बीजेपी को समर्थन ना दे करके कांग्रेस को समर्थन दिया, और कांग्रेस भारी मतों से जीती, जिसमें 514 में से 414 सीट कांग्रेस को मिल गई। फिर कोई ऐसा कांग्रेस और आरएसएस के बीच में कोई बहुत ज्यादा कोई लंबा दोस्ती नहीं चली, और कुछ ही समय बाद 1985 में जब शाहबानो केस हुआ, और शाहबानो केस पर जो राजीव गांधी ने निर्णय लिया, उससे आरएसएस और हिंदू संगठन नाराज हुए, और नाराज हो जाने से ये हुआ कि हिंदू पोलराइजेशन का, पॉलिटिक्स कहें या उसका युग आरंभ हो गया। कुछ अखबारों ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो शाहबानो केस है,
इस केस ने बीजेपी के हाथ में भी एक ब्रह्मास्त्र दे दिया। तो 1985 में ये जो शाहबानो केस है, इससे इनके संबंध खराब हुए। 1986 में राजीव गांधी की सहमति से बाबरी मस्जिद के ताले भी खुले और उसमें उनकी कोशिश थी कि हिंदुओं की नाराजगी दूर हो जाए। कुल मिलाकर राजीव गांधी एक ट्रैप में फंस गए थे, वो क्या करें, ना उगलते बने ना निगलते बने। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो शाहबानो केस है उसके फैसले के बाद बीजेपी जिसको बने हुए कुल 4-5 साल हुए थे, उनको वह चुनाव में तो बहुत बुरी पराजय हुई, केवल 2 सीट उनको मिली, उनके दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। लेकिन ये जो शाहबानो केस है, ये इस पर निर्णय लेकर राजीव गांधी ने एक अच्छा हथियार बीजेपी को दे दिया और जब 1989 के चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी को जो है एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर करके सामने आया। इधर जो इसके पहले की हम बात करें तो अप्रैल 1987 में जो बीपी सिंह रक्षा मंत्री थे राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार में, उन्होंने वो पोस्ट तोप घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर और जो जनता पार्टी के विभिन्न गुट थे उनको मिलाकर जनता दल की स्थापना की और 1989 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी को कड़ी चुनौती दे रहे थे और उस कड़ी चुनौती से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने फिर और एक स्ट्रेटजी बनाई। 9 नवंबर जब नजदीक आ गए तो 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने राजीव गांधी की सहमति से राम मंदिर का पहला शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को किया और उस समय गृह मंत्री बूटा सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी उन्होंने इसको अंजाम दिया, किंतु उससे हिंदू गुटों की या हिंदू राजनीति का राजीव गांधी की तरफ कोई झुकाव नहीं हुआ। 1989 में जो चुनाव होने वाले थे, क्योंकि इनके जो चुनाव होने वाले थे उसके चुनाव प्रचार का आगाज भी राजीव गांधी ने अयोध्या से शुरू किया, किंतु हिंदू संगठनों का समर्थन जुटाने में वे असमर्थ ही रहे। 89 में बीपी सिंह की सरकार बन गई। बीपी सिंह की सरकार मिली जुली सी सरकार थी और उसमें बीजेपी ने बिना शर्त के समर्थन दिया। उसमें बीपी सिंह की सरकार लगभग डेढ़ साल चली, उसमें वो सरकार गिर गई। उसके बाद फिर आम चुनावों की घोषणा हुई। चुनावों के दौरान ही ये जो है मई में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद शून्य तो नहीं आया और उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो बने नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो हैं वो 26 जून 1991 को प्रधानमंत्री की पद की उन्होंने शपथ ले ली और उन्होंने भी अब जब सत्ता में आए तो उनकी कोशिश भी ये रही, क्योंकि जो ये मामला था बाबरी मस्जिद और इसका राम मंदिर का, इसको लेकर के बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन की शुरुआत जब बीपी सिंह की सरकार टूटी और वहाँ मंडल वर्सेस कमंडल की बात जब चली थी, तो एक तरफ तो सामाजिक न्याय के नाम पर वो जोड़ रहे थे उनको, अगड़े पिछड़ों को, ओबीसी को, और दूसरी तरफ ये राम मंदिर का जो आंदोलन है ये अपने चरम पर पहुंच गया और उसको काफी समर्थन भी मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव को समझ नहीं पाए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जब ध्वस्त हुई तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उनको इसके ध्वस्त होने के लिए जिम्मेदार माना गया। इतना ही नहीं, उसके पहले भी ये आम जन में चर्चा थी कि ये होगा और नरसिम्हा राव जो हैं ये इसका विरोध नहीं करेंगे, किंतु जब ये घटना घट गई तो नरसिम्हा राव ने सारा दोषारोपण यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर कर दिया कि उन्होंने हमको ये वो आश्वासन दिया था कि केवल सांकेतिक कार सेवा होगी और किसी तरह की तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधि नहीं होगी, किंतु उन्होंने वायदा नहीं निभाया। ये कह करके आप बेल आउट नहीं हो सकते, बल्कि आप भी उस हिंदुत्व में से कुछ हिस्सा तो प्राप्त करना ही चाहते थे। इसलिए तो कांग्रेस का आप देखेंगे कि 1984 के बाद से आरएसएस के साथ संपर्क भी हुआ। इन्होंने अपने हिंदुत्व की तरफ थोड़ा बढ़ने की कोशिश भी की, किंतु इस समय तक जो पोलराइजेशन है इतना मजबूत तरीके से हो गया कि फिर कांग्रेस वो कोई डेंट
नहीं कर पाया। वहाँ पे देखें कि जब ये 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो 10 दिसंबर को आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध को चुनौती दी आरएसएस ने और 4 जून 1993 को न्यायमूर्ति पीके बेरी के ट्रिब्यूनल ने इसके प्रतिबंध को हटाने की बात की और ये जो ट्रिब्यूनल है ये भी नरसंहार के टाइम में बना और उसी समय ये जो है आरएसएस का जो प्रतिबंध है वो हट गया। आरएसएस का उस समय 3 संगठनों पर किया था, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल, और 3 ही मुस्लिम संगठनों पर जिसमें जमात इस्लामी, एक वो जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और एक और था, 3 संगठनों में वहां भी रोक लगी थी। और जब ये चुनौती रोक को इसने आरएसएस ने दी थी तो उसमें आरएसएस मुक्त हो गया। तो इस तरह से हमें देखते हैं यदि हम आरएसएस के ओवरऑल हम मूल्यांकन करें तो निश्चित तौर पर उनके जो है जो कार्यशैली है और कार्यशैली के अलावा जो डिवोटेड सदस्य हैं उनको इसका श्रेय जाता है। 100 साल होने पर जब आरएसएस को निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय बात तो है, किंतु अभी जो है आरएसएस विवादास्पद हमेशा रहा और अभी पिछले एक दो साल में पाठ्यक्रमों में अब आरएसएस पर टॉपिक आने लगे हैं, यूजी पीजी लेवल पर भी आए हैं। तो अब जो है निश्चित तौर पर आरएसएस के ऊपर शोध करने की भी आवश्यकता है, इसका इतिहास और उसकी राजनीति को समझने की आवश्यकता है और उसे हम निष्पक्ष होकर के, ये नहीं कि हम या तो बीजेपी के या कांग्रेस के हैं या आरएसएस के हैं, हम पक्ष में नहीं होंगे, बल्कि जो भी लोग इसके बारे में काम करें वो वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इफ यू फेवर इट देन यू राइट हिस्ट्री और अदर एक्टिविटीज विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, नॉट मानसिक स्थिति से नहीं मन में आया जो लिख दिया, एक कल्पना कर ली गई। अब जैसे अभी कुछ समय पहले चल रहा था कांग्रेस का जो लगातार आरएसएस के प्रति थोड़ा नरम रुख रहा, उसके 2 कारण भी थे। एक तो वो चाहते थे कि एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट करेगा तो दूसरे जो माइनॉरिटीज उनमें भय व्याप्त होगा और वो जो है इकट्ठे होकर के कांग्रेस की शरण में आएंगे और उसे चाहे आप पॉलिसी अपीजमेंट कहें या जो भी कहें। दूसरी तरफ ये था कि अगर नेहरू के जमाने से और लास्ट तक, बाद में तो सारा डाइल्यूट हो गया, वामपंथी आंदोलन जो है वो हांसी पे चला गया, हांसी से बाहर होने की स्थिति में पहुंच गया। कम्युनिस्ट ही हमेशा से कांग्रेस के लिए चुनौती थे और नेहरू जी के टाइम में भी जो पहला जो आम चुनाव हुआ है उसमें दूसरे स्थान पर जो पार्टी है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी। पहली जो गैर कांग्रेस सरकार बनी वो 1957 में केरला में ही गैर कांग्रेस सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बनी। उसके बाद फिर सीपीएम का लंबा दौर चला जिसमें बंगाल में वामपंथी सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, लेकिन उसके बाद ये डाउन होता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिस्टों से थी और अगर कम्युनिस्टों को कॉम्बैट करना है तो निश्चित तौर पर आरएसएस को कांग्रेस भी एक एसेट के रूप में मान सकती थी क्योंकि वक्त पड़ने पर दोनों साथ आ सकते हैं। लेकिन अब बाद में देखते हैं कि जब 71-72 में ये नक्सलाइट आंदोलन हुआ, उस नक्सलाइट आंदोलन को इंदिरा गांधी को बड़ी चुनौती मिली उससे और उसे जो है कुचल दिया गया। और इधर जो 2 पार्टियां और बन चुकी थी, जो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हिस्से हो गए, सीपीआई और सीपीआईएम, जो अभी एग्जिस्ट तो करते हैं, कुछ पॉकेट्स में उनकी अपनी आधार क्षेत्र भी हैं, किंतु धीरे धीरे उसका खत्म हो रहा है। तो यूं करके क्या है कि अभी इस पर भी जरूरत है काम करने की। मैंने तो एक आउटलाइन दी है, एक इस संदर्भ में कि जिस तरह से लोगों ने बात की उन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। आप आरएसएस से तो समझिए, आपको अच्छा लगे जुड़िए, आपको खराब लगे तो उसमें पूरी अपनी बात करिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और इन डेमोक्रेसी में वी ऑल हैव ऑल द राइट्स टू डिस्कस एवरीथिंग। और पर्टिकुलरली जो बौद्धिक वर्ग है, और अगर बौद्धिक वर्ग एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा है जो किसी पॉलिटिक्स से अटैच्ड नहीं है, वो बात अलग है। सिविल सोसाइटी के नाम पे जो एक्टिविस्ट हैं उनको कुछ भी करार दे करके उनको भी जो है उनका दमन किया जा सकता है, लेकिन वो फिर अलग चीज है। तो ये इस तरह से आज जो मेरा ये वीडियो है इस पे आप अपनी मत जरूर दें और बिल्कुल निश्चिंत होकर के दें, इसमें किसी तरह का कोई मुझे संकोच नहीं होगा। अगर मेरी से कोई अनर्गल बात, गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया हो तो उसे आप पॉइंट आउट करें, हम उसे करेक्ट करेंगे। और संभव है अभी हम आज़ादी के बाद के भारत पर
और भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैंने तो आज़ादी के बाद के भारत पे किताब भी लिखी है, समसामयिक भारत, जो 1947 से 2000 तक का पीरियड कवर करती है। तो आगे भी इसको बढ़ना चाहिए और कुछ विश्वविद्यालयों में कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, ये कोर्सेज में है। तो ये जब आएगी, और आज़ादी के बाद का इतिहास कौन लिखेगा? इतिहासकार ही लिखेंगे। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये तो कुछ नहीं बात करेंगे इस पे, तो हिस्ट्री वालों का ही काम है। तो इस तरह से ये एक आज मेरी प्रस्तुति है, इस पर विचार करें और अपनी राय दें। नमस्कार, धन्यवाद।